ठीक है ना। तो वोन्स देखते हैं, वोन्स की डेफिनेशन क्या है। ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द वोन इज डिफाइंड एज ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द, या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्किन, ठीक है ना, या फिर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और टिश्यू, ठीक है ना। ये जो ब्रेक है ये कौन कॉज करेगा, इट विल बी कॉज बाय एन इंसल्ट। और ये इंसल्ट किस टाइप की है, केमिकल इंसल्ट भी हो सकती है, फिजिकल इंसल्ट भी हो सकती है, और बायोलॉजिकल इंसल्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए वूंड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है वूंड्स के, ठीक है ना। लेकिन जो सिंपलेस्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है टाइडी वूंड्स और अनटाइडी वूंड्स, ठीक है। ये दो किस्म की क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन को रैंक एंड वेकफील्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। हमने क्या कहा, वैसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन है जो, लेकिन जो सिंपलेस्ट जो क्लासिफिकेशन है वो टाइडी और अनटाइडी में दो टाइप्स में वोन को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। अब जो टाइडी वोन है देखें, इसमें क्या होता है, इसमें जो एजेस होते हैं ना टाइडी वोन में, शार्प एजेस होते हैं और क्लीन एजेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे इस तरह का, ठीक है ना। और क्या होता है, ये वूंड जो होता है टाइडी मतलब क्लीन होता है, डर्टी नहीं होता है, ठीक है ना। और याद रखें कि टाइडी वूंड कैन बी क्लोज विथ, ठीक है ना, प्राइमरीली, ठीक है ना, यानी कि दीज आर ऑफन क्लीन वूंड्स एंड कैन बी क्लोज्ड प्राइमरीली, ठीक है ना। ये वूंड्स कैसे लगते हैं, जैसे शार्प नाइफ हुई, इस तरह की, ठीक है, ठीक है ना। फिर अनटाइडी वूंड्स नाम से ही पता चलता है ये होते हैं डर्टी और कंटेमिनेटेड होते हैं, ठीक है ना। याद रखें ये क्रैश्ड हो, एवल्स्ड हो, बर्नड हो और मैंगल्ड जो पार्ट्स होते हैं, इस तरह की इंजरी को अनटाइडी वूंड ही होती है, ये वाली इंजरी, ठीक है ना। इसी तरह देखें कि जो इस तरह की जो इंजरी होती है ना, लार्ज अनटाइडी वूंड्स, इन इंजरीज के लिए हमेशा डिब्राइडमेंट की ज़रूरत होती है, और डिब्राइडमेंट के लिए फिर आपको पता है हॉस्पिटल एडमिशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो डिब्राइडमेंट में जो डीवाइटलाइज्ड टिश्यू होता है, फॉर एग्जांपल क्रश इंजरी में जो डीवाइटलाइज्ड टिश्यू होता है उसको हम सारे के सारे को एक्सरसाइज करते हैं, और फिर अनटाइडी वोन को हम टाइडी में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। एक बार जब हम अनटाइडी वोन को टाइडी वोन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम सेफली क्लोज करते हैं, या फिर इसको हम एलो करते हैं टू हील बाय सेकेंडरी इंटेंशन, ठीक है ना। ठीक है। अब देखें वेरियस जो अदर काज क्लासिफिकेशन है वोन्स के, वो हम देखते हैं। इसमें हम टोटल 4 पढ़ेंगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ठीक है, बाय कॉजेज़ हम, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज़ हम क्लासीफाई करते हैं वोन को। ट्रामेटिक वोन, आयाट्रोजेनिक फॉर एग्जांपल सर्जरी के दौरान, और बर्न्स वगैरह, ठीक है। तो इनको हम क्लासीफाई करते हैं इन 3 में ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज़, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ टाइम हम एक्यूट वोन में क्लासीफाई करते हैं और क्रोनिक वोन में क्लासीफाई करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इंजरी, ठीक है। मोड ऑफ इंजरी की बेस पे हम क्या करते हैं इनको, एब्रेजन, ब्रूज, कंट्यूजन, हीमाटोमा, अल्सरेशन, लेसरेशन, इंसाइज वोन्स, या फिर जिनको कट्स, ठीक है, पंक्चर वोन्स, ठीक है, जो पंक्चर हैं, डिग्लविंग इंजरी और क्रश इंजरी में डिवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिज्यूम्ड अमाउंट ऑफ कंटेमिनेशन एट द टाइम ऑफ सर्जरी, ये पेज 44 बेले, ठीक है, रेफरेंस भी है इसका, ठीक है। तो ये हम इनको 4 ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। क्लीन वूंड, इसमें इन्फेक्टिव रिस्क होता है 2% अप टू, इसमें फिर उसके बाद क्लीन कंटेमिनेटेड, इसमें इन्फेक्टिव रिस्क होता है, इन्फेक्शन रिस्क या इन्फेक्टिव रिस्क, या फिर लेस देन 10% होता है। उसके बाद कंटेमिनेटेड होता है, इसमें इन्फेक्शन रिस्क या इन्फेक्टिव रिस्क ऑलमोस्ट इक्वल टू अबाउट 20% होता है। और डर्टी वूंड, ठीक है, डर्टी वूंड में 40, ठीक है ना, 40% ऑलमोस्ट रिस्क होता है इन्फेक्शन का, ठीक है। ठीक है। अब हमने क्या कहा कि जो लेंथ ऑफ टाइम की बेस पे हमने वूंड्स को एक्यूट और क्रोनिक में डिवाइड किया, तो हम देखते हैं एक्यूट क्या है और क्रोनिक क्या है, ठीक है।
तो ठीक है ना, एक्यूट और क्रोनिक वूंड में ये देखें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले एक्यूट वूंड जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ये देखें शॉर्ट ड्यूरेशन डेफिनेटली। इसके बाद जबकि क्रोनिक वूंड जो होते हैं वो अनहील्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि एक बार बनते हैं 6 महीने तक वो 6 वीक्स तक वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो क्रोनिक और एक्यूट में ये फ़र्क है। फिर दूसरा जो है अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं होती एक्यूट वूंड्स में, जबकि क्रोनिक वूंड्स में अंडरलाइंग पैथोलॉजी आपको मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस जो हैं वो नॉर्मल रहती हैं एक्यूट वूंड में, और प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस होती हैं किसमें, क्रोनिक वूंड्स में। अच्छा, ये प्राइम एक्यूट वूंड्स यूजुअली हील विदाउट कॉम्प्लिकेशन, जबकि वैरायटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन आपको नज़र आएगी क्रोनिक वूंड्स में। ठीक है, उसके बाद एक्यूट वूंड्स में देखें, एक्यूट वूंड्स जो हैं वो फ्लूइड सपोर्ट, एक्यूट वूंड फ्लूइड जो होता है वो सपोर्ट करता है सेल प्रोलिफरेशन को, और क्रोनिक वूंड फ्लूइड डज नॉट सपोर्ट सेल प्रोलिफरेशन। ये ख़ास चीज़ें हैं क्रोनिक और एक्यूट की डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखें मोड ऑफ इंजरी की बेस पे जो क्लासिफिकेशन है इनको हम थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं इनकी। ठीक है, सबसे पहले एब्रेजन देखते हैं। एब्रेजन देखें, एब्रेजन में क्या होता है, ठीक है ना, एब्रेजन में जो स्किन की आउटर लेयर होती है, ठीक है ना, वो इन्वॉल्व होती है। और क्या होता है ये क्यों, कैसे, ये मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, इसमें ब्लंट जो फोर्सेस हैं वो अगर टेंजेंशियल एप्लीकेशन हो इनकी तो एब्रेजन होती है। ठीक है ना, उसके बाद याद रखें इसमें डर्ट जो होती है एब्रेजन में, जैसे जैसे एब्रेजन जिसको बोलते हैं ना, डर्ट इसमें इनग्रेंड होती है। फॉर एग्जांपल अगर दीवार के साथ हाथ रगड़ जाए बैक साइड डोर्सम ऑफ द हैंड, ठीक है ना, तो एब्रेजन उसको हम कहेंगे। ठीक है ना, उसमें डर्ट इनग्रेंड होती है। सही है। उसके बाद ब्रूज कंट्यूजन या हिमाटोमा क्या होता है, ये देखें ब्रूज कंट्यूजन या हिमाटोमा देखते हैं। ब्रूज कंट्यूजन या हिमाटोमा में होता क्या है, देखें सबसे पहली बात इसमें याद रखें कि ओवरलाइंग जो स्किन होती है वो इंटैक्ट रहती है। इसमें क्या होता है कि अनलाइक एब्रेजन में स्किन इंजर हुई थी ना, लेकिन इसमें स्किन इंजर नहीं होती है। इसमें होता है अंडरलाइंग कोई इसमें फॉर एग्जांपल कोई ब्लंट फोर्स लगती है, ब्लंट फोर्स की वजह से क्या होता है, ब्लंट फोर्स डिसरप्ट करती है सुपरफिशियल कैपिलरीज को, जिसकी वजह से स्किन तो ठीक रहती है लेकिन उसके नीचे ब्लड एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, इसको ब्रूज कंट्यूजन या हिमाटोमा बोलते हैं। ठीक है ना, और याद रखें कि जब स्मॉल ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होना, जब स्मॉल ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हों तो कलेक्शन ऑफ द ब्लड जो होती है वो लार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से हीमाटोमा बन जाता है। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ ब्लड लार्जर होती है। कैपिलरीज के अलावा, कैपिलरीज से थोड़ी सी बड़ी अगर स्मॉल ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हों, कैपिलरीज से बड़ी होती ब्लड वेसल स्मॉल है लेकिन कैपिलरी से बड़ी हैं, अगर ये इंजर हों तो क्या होता है, हीमाटोमा बन जाता है, लार्ज कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाती है। ठीक है ना, जब कलेक्शन होती है तो उसको हम हीमाटोमा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अल्सरेशन। अल्सरेशन आपको पता है, सिंपली अल्सरेशन की डेफिनेशन में डिफेक्ट इन द एपिथेलियल लाइनिंग को अल्सर बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद लेसिरेशन, लस होना, ये तो शिनाका वर्ड है। ठीक है, लेसिरेशन में क्या होता है, ब्लंट फोर्सेस जो हैं वो क्या करती हैं, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू को टीयर करती हैं, शेयर करती हैं, क्रश करती हैं ब्लंट फोर्सेस। ठीक है, इसको लेसिरेशन, लस होना। ठीक है, और एक और बात याद रखें लेसिरेशन के बारे में कि वोंड एजेस जो हैं वो इरेगुलर होते हैं, कंट्यूज्ड होते हैं और क्रश्ड होते हैं। वही वाली बात है, इरेगुलर होते हैं, कंट्यूज्ड होते हैं और क्रश्ड होते हैं उसमें लेसिरेशन के वोंड एजेस। ठीक है ना, और न सिर्फ वोंड एजेस इरेगुलर कंट्यूज क्रश्ड होते हैं बल्कि सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी क्रश्ड होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स भी लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंसाइज वूंड्स या फिर जिनको कट्स भी बोलते हैं, ऑफन नाइफ हो या फिर ग्लास शॉट्स की वजह से ये इंसाइज वूंड्स लगते हैं। ठीक है ना, इसमें याद रखें एजेस डेफिनेटली क्लीन ही होते हैं। ठीक है, क्लीन होते हैं विथ क्लियर मार्जिन्स इनकी एजेस होते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन ऑफ इंसाइज वूंड्स इज इट्स लेंथ। याद रखें ये MCQ है, ग्रेटेस्ट डायमेंशन ऑफ द इंसाइज वूंड्स इज इट्स
लेंथ। इसके बाद हम देखते हैं पंक्चर वोन्स क्या है। ठीक है, फिर हमारे पास पंक्चर्ड वोन्स है। पंक्चर वोन्स याद रखें वही पंक्चर जो होता है शार्प पॉइंटेड एजेस से, ठीक है ना, ये इंजरी होती है। और याद रखें पंक्चर वोन्स का जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन होता है वो इसकी डेप्थ होती है। जिस तरह हमने देखा कि जो इंसाइज वोन्स की ग्रेटेस्ट डायमेंशन वो इसकी लेंथ होती है, इसी तरह पंक्चर वोन्स की ग्रेटेस्ट डायमेंशन उसकी डेप्थ होती है। याद रखें ऐसा पंक्चर वोन जो बॉडी कैविटी को पियर्स करे उसको हम पेनेट्रेटिंग कहते हैं, और ऐसा पंक्चर वोन जो विस्कस को पेनेट्रेट करे, विस्कस को अगर वो परफोरेट करे तो उसको हम पेनेट्रेट या पियर्स करे विस्कस, किसी भी विजरा या विस्कस को, तो उसको हम परफोरेटिंग पंक्चर वोन कहते हैं या फिर परफोरेटिंग ही कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या, पेनेट्रेटिंग वोन या फिर परफोरेटिंग वोन, ठीक है ना, दो किस्म के पंक्चर्ड वोन्स हैं। ठीक है ना। इसी तरह डिग्लविंग इंजरी का आपको पता है, सबसे पहले याद रखें डिग्लविंग इंजरी एक लेसिरेशन होती है। ये एक ऐसी लेसिरेशन होती है जिसमें स्किन होती है ना वो स्ट्रिप्ड ऑफ होती है फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारे पास क्रश वोन्स है। क्रश वोन्स जो है वो कैसे होते हैं, डेफिनेटली क्रश आप सबको पता है, कॉमन सेंस है। व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन टू अ पर्सन, कोई गाड़ी कोई ऊपर से गुजर गई या फिर कोई बिल्डिंग गिर गई तो क्रश वोन्स होते हैं। देखिए क्रश वोन्स में क्या होता है, स्किन और स्ट्रक्चर्स बीनीथ द स्किन, स्किन इसमें स्प्लिट होती है और स्ट्रक्चर्स बीनीथ द स्किन वो शेटर या फिर टीयर हो जाते हैं। ठीक है ना। याद रखें अगर तो क्रश इंजरी है टू अ स्ट्रक्चर और टिश्यू इन क्लोज कंपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल हमने ये लेग के कंपार्टमेंट्स पढ़े थे जिनको टाइट फेशिया अंदर सेप्टा डाल के इस एक तरफ टिबिया फिबुला हमने वो डायग्राम बनाई थी, याद है। फिर इस तरह की एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट, फिर इस तरह पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इस तरह के कंपार्टमेंट के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को का क्रश इंजरी हो जाए तो ऐसे केसेस में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है और स्वेलिंग होती है इन टिश्यूज़ की, ब्लीडिंग और स्वेलिंग। ऐसे केसेस में ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग की वजह से क्या होता है कि इंक्रीज प्रेशर होता है इन द कंपार्टमेंट, तो कंपार्टमेंट का प्रेशर बढ़ जाता है। जब कंपार्टमेंट का प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, वेसल कंप्रेस हो जाती है, जो भी है वेसल कंप्रेस होके फिर क्या होता है, जब वेसल कंप्रेस होती है तो मसल नेक्रोसिस हो जाता है और लिम्ब का इस्कीमिया हो जाता है। ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन को हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्रश इंजरी की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट में अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हम सस्पेक्ट करें तो हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल लिम्ब के केसेस में अक्सर ज़्यादा कंपार्टमेंट सिंड्रोम्स होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन्स देते हैं इन द डीप फेशिया। इन लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन्स इन द डीप फेशिया को हम फेशियोटमी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका मकसद क्या होता है कि इससे प्रेशर रिलीज़ होता है। जब प्रेशर डिक्रीज़ होना तो फिर वही मसल नेक्रोसिस कम हो जाती है, लिम्ब इस्कीमिया कम हो जाता है और कंपार्टमेंट सिंड्रोम से हम बचा सकते हैं पेशेंट को। ठीक है ना, याद रखें अगर पेशेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम का पेशेंट अगर आपके पास लेट आए, यानी कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम का पेशेंट दूर से आ रहा हो, फॉर एग्जांपल दूर से मतलब दूर से आए और आपको ऐसा लग रहा हो कि जो मसल्स हैं विद इन द कंपार्टमेंट वो डेड हैं, वो नेक्रोज्ड हैं और उसके बाद रिकवरी का चांस नज़र नहीं आ रहा हो तो आपको फेशियोटमी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप फेशियोटमी नहीं करेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि पेशेंट लेट आ चुका है, मसल्स की नेक्रोसिस हो चुकी है। ठीक है ना, मसल्स डेड हो चुके हैं और रिकवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। इस सिचुएशन में हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में हम फेशियोटमी करेंगे तो एक और सिंड्रोम होगा, उसको हम रीपरफ्यूजन सिंड्रोम कहते हैं। रीपरफ्यूजन सिंड्रोम हम देखेंगे बाद में। ठीक है ना, तो रीपरफ्यूजन सिंड्रोम से बचने के लिए हमें फेशियोटमी नहीं करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ठीक है ना, डिलेड प्रेजेंटेशन की सिचुएशन में। ठीक है ना, देखें कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में तो एक बार जब कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है ना तो इसमें क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो बॉडी के वो क्या करते हैं, डिग्रेड होते हैं और जिसकी वजह से मायोग्लोबिन रिलीज़ होता है। ये मायोग्लोबिन जाता है सर्कुलेशन में। अगर ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं,
फेशियोटमी आप परफॉर्म करेंगे, फेशियोटमी करेंगे तो मायोग्लोबिन सर्कुलेशन में जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा और सर्कुलेशन से फिर आपको पता है जो किडनी के ग्लोमेरुलाई में जाके ये उनको ब्लॉक कर देगा, किडनी के ग्लोमेरुलाई को ब्लॉक कर देगा और सिचुएशन मायोग्लोबिन यूरिया वाली प्रोड्यूस होगी और इसमें एक्यूट रीनल शटडाउन होने का ख़तरा होता है, ठीक है ना, एक्यूट रीनल शटडाउन। तो इस सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम फेशियोटमी को प्रेफर नहीं करते बल्कि एम्पुटेशन को प्रेफर सेफ एंड बेटर समझते हैं, ठीक है ना। हमें एम्पुटेशन करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में।